शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। प्रोग्राम में मेरी मावनत कर रही हैं खौला मलिक। जी सामीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज की अपडेट से आपको आगाह करते चलें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं मर्द व ख़वातीन समेत 4000 से ज़ायद कश्मीरी भारत और मकबूजा जम्मू व कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में कैद और नज़रबंद हैं। कैदोबंद की ये सऊबतें बर्दाश्त करते हुए इन तमाम कश्मीरी रहनुमाओं ने अपने अज़्म समीम का इरादा किया है, जिसमें उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर की तहरीक हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जारी व सारी रहेगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इन नज़रबंदों में बेशतर हुर्रियत रहनुमा, इंसानी हकूक़ के कारकुन, सहाफ़ी, कश्मीरी नौजवान, तलबा और दीगर लोग शामिल हैं, जिनका हक़ खुद इरादियत में बुनियादी किरदार है। इस तहरीक को चलाने और निभाने के हवाले से भारतीय जेलों में कश्मीरी नज़रबंदों को कैद तन्हाई में रखा गया है। बीजेपी RS हुकूमत के मज़मूम मनसूबे के तहत मज़ीद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों को मकबूजा कश्मीर की जेलों में नज़रबंदी के हवाले से उनको ले जाया गया है। और अगर हम बात करते हैं भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ के जबर इस्तबदाद और वायलेशन के हवाले से, तो वायलेशन की पॉलिसियाँ जो हैं वो भारत की जानिब से जारी हैं। और अगर हम इस सारी सूरत हाल पे आलमी बरादरी के किरदार को देखते हैं तो ये किरदार इंतहाई मुबहिम नज़र आता है और इस किरदार की बुनियाद पर ख़ासी तशवीश का भी इजहार किया गया है और इसको कंडेम भी किया गया है। और इसकी कंडेमनेशन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मजमूई तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की, तो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी इस पर ख़ासा सवालिया निशान है कि किस तरह से मजमूई तौर पर जो है वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को देखते हुए भी इस पे चुप साध ली गई है। इस पे जो कोई बात नहीं की जाती, भारत को जो है वो इस पे जवाबदेह ठहराया नहीं जाता। और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में 370-35A की मनसूखी और उसके बाद इस केस की भारतीय सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग और प्लस अगर हम बात करते हैं तो यासीन मलिक जो है उनको जिस तरह से पाबंद सलासल रखा गया है और जिस तरह से उनको आज़ादी की तहरीक की क़यादत करने की पादाश में मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ जो है वो मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात बनाया गया। और सबसे मज़ाक़ बात तो यह है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया गया और उसके बाद उन्हें जो है वो भारत में जेल में कैद रखा गया और उस पर भी अब उनको सजाए मौत देने की जो कोशिशें की जा रही हैं ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। इस पर हुर्रियत क़यादत ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। और इसी हवाले से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जानिब से ख़ारजा पॉलिसी के तनाजुर में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक को इस सिलसिले में इंगेज किया जा रहा है कि दुनिया में बनते और बिगड़ते हुए सियासी और जो माशी इत्तेहाद हैं उनमें किस तरह से जो है वो हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को टेकअप कर सकते हैं और मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बतरीके एहसन हम लड़ सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में अगर कुछ खबरें मजीद आपके साथ हम शेयर करें तो बडगाम की एक अदालत ने NIA की बुनियादी तौर पर यह एक अदालत है और इसने झूठे मुकदमे में कश्मीरी आज़ादी पसंदों को जो है वो इश्तहारी करार दिया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारत के बदनाम ज़मानत तहक़ीक़ाती इदारे NIA की अदालत ने ज़िला बडगाम में आज़ादी पसंद कारकुन के खिलाफ दर्ज एक झूठे मुकदमे में उसे इश्तहारी करार दे दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट आज़ादी पसंद कारकुन आकिब अहमद के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत दर्ज झूठे मुकदमे में पुलिस की तरफ से दायर की गई फर्द जुर्म पर NIA की अदालत ने आज़ादी पसंद कारकुन को इश्तहारी करार दे दिया। पुलिस तर्जुमान ने अदालत को बताया कि आकिब को 3 अक्टूबर तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने की इत्तला देने के लिए नुमाया मकामात पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर की जारी ज़मीनी सूरत हाल और उस पर भारत का जबर इस्तबदाद और फिर इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत टारगेट सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं बल्कि अब भारत में भी अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान उनके निशाने पर हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, जी आपने हमें मौका दिया।
دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے تو میرے خیال سے آپ بھی واقف ہے، دنیا بھی پوری واقف ہے کہ جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آئے دن بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ٹارچر وہ تو چل رہا ہے۔ جہاں تک ہندو جنونیت والی بات ہے کہ ہندوستان کے جو موجودہ حکمران ہے نریندر مودی صاحب، تو ان کا تو چونکہ ایجنڈا ہی یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کی بنیاد ہی مذہبی جنونیت پہ رکھی ہے۔ کیونکہ جب تک آپ نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یونیفارم سول کوڈ ان کا نیا ایک ڈرامہ آیا، پھر اس کے بعد ٹرپل طلاق پہ عدالتوں کے فیصلے آئے، اور اس کے بعد پھر مائنارٹیز کو انہوں نے قتل عام ان کا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آئے دن مسلمانوں کو مساجد میں نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ مذہبی رسومات ادا کرنے دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تو بدستور۔ اب چونکہ ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان اکثریت والی ریاست ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہاں پہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال کشمیری مسلمان ہے اور ان کے ساتھ دین کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، ایک وابستگی ہے۔ اس حوالے سے ان کے یہ حربے ہیں کہ کشمیریوں کو اتنا تنگ کیا جائے کہ یہ مقبوضہ کشمیر چھوڑ دیں، اور ایک طرف سے انہوں نے ان کو ویزا پاسپورٹ فیسلٹیز پہلے نہیں دیتے تھے، تو اس کو انہوں نے قدم لگائی ہے، ان کو ایک تو نہ بھاگنے دیتے ہیں نہ مرنے کا ان کے پاس چانس ہے، لیکن وہ اتنا تنگ ان کو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے زمین اتنی تنگ کی کہ وہ کنورژن کی طرف آ جائے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب سکولوں میں ہماری نئی جنریشن کو، بچوں کو بندوق کی نوک پر وندے ماترم اور جے جے رام کہا چلوایا جاتا ہے اور پڑھوایا جاتا ہے، تو یہ ٹورڈز اسی طرح جا رہا ہے کہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ختم کیا جائے۔ اور اس کے پیچھے نریندر مودی کی وہ فستائیت ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آئندہ سال الیکشن آنے والا ہے، اور ان کا یہ باہر کے جو ان کی اپنا الیکٹورل جو وہاں پہ ووٹ بینک ہے اس میں یہ اچھا خاصا بکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں یا کشمیر کو جب سارے کو ملائیں گے یہ تو 15-20% سے زیادہ نہیں جاتی ہے، تو اس پہ 20% مسلمانوں کو یا 10-15% مہاجروں کو یا ہریجنوں کو ان کو ناراض کرنا، ان کو مارنا جو ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے 60 سے 65% آبادی کو مطمئن کرنا ہے کہ میری جو پالیسیاں ہیں یہ اینٹی مسلم ہے اور مسلم کش ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ بربریت کا جو بازار ہے اس کا کشمیری تو ابھی تک بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ عالمی ضمیر شاید جاگ جائے، شاید عالمی ضمیر کو یہ احساس ہو کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے۔ لیکن غلط یہ ہے کہ ہندوستان کو دنیا اس وقت ایک اکانومی کے طور پہ لے رہی ہے، اسٹرانگ اکانومی، تو لیکن جو لوگ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، سول رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو سوشل، تو وہ اس چیزوں کو بھول جاتے ہیں جب ان کے لیے اکانومی کا مسئلہ آتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو اکانومیز ہے الٹیمیٹلی یہ قوموں کو مطمئن نہیں کر سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رشیا کے پاس بڑی اکانومی تھی، اس وقت وہ بھی گرتے گرتے ان کے پاس نیوکلیئر آرسنلز بھی تھے، جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اپنے حقوق کی، تو وہ پھر نکل آتے ہیں تو اکانومی دڑم کیسے گر جاتی ہے۔ تو ہندوستان کو بھی ابھی یہ گمان ہے کہ شاید ان کی اکانومی یا ان کی بربریت ان کے ہاتھ آئے گی، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بہ جنگ آمد، ایک ہندوستان میں اس وقت خاص کر مقبوضہ کشمیر میں جو لاوا پک رہا ہے، ایک نفرت جو ہندوستان کے خلاف جو پہلے سے تھی اس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ تواریخ کہتی ہے کہ جب ناانصافی اپنے عروج پہ پہنچی ہے تو پھر بغاوت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اگر ابھی بھی اس زوم میں ہے کہ وہ کشمیریوں کو جناب ان کے حق سے محروم کر لے گا یا ان کو دبائے گا، ظلم تو ہے، ظلم تو بہرحال مٹنے کے لیے آتا ہے، وہ تو مٹ جائے گا، لیکن ہندوستان خود شاید نہیں رہے گا، اور وجہ شاید یہی بنے گی ان کی جو اقلیتوں پہ مظالم ان کے ہیں، یا کشمیر یا دوسری جگہوں پہ جہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں، کچھ جگہ پہ اپنے حقوقوں کی تحریکیں چل رہی ہے، کشمیر میں تو آزادی کی تحریک چل رہی، خالصتان دوسری جگہ پہ، تو اس سے ہندوستان کو
इस भरम से निकलना चाहे कि वो बंदूक की नोक पर इतनी बड़ी आबादी को काबू कर सकता है या उनके जो मजहबी एहसासात और जज्बात है इनको मजरू करके उन पे अपनी मर्जी थोप सकता है। जी हेलो। वेल सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एलेबोरेट किया है इस सारी सूरत हाल में। जो एक इंतहाई अहम नुक्ता था कि जिस पर मैं यकीनन बात करना चाहूँगा और आपकी राय भी लेना चाहूँगा कि हम इस चीज़ के हमेशा मुंतज़िर रहे हैं कि भारत जो है वो कभी होश के नाखुन ले, भारत कभी उस खुमार से बाहर आए कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो अक़लियतों पर वो सितम कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो है वो हर हद पार की जा चुकी है। बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं बल्कि उनको भी सबूताज किया गया है। दफ़ा 370-35A की सूरत हाल आपके सामने, फिर डेमोग्राफिकल चेंज जैसा हसास तरीन मामला सर आपके सामने है। बहसीयत हुर्रियत कायद सर माशाल्लाह आपका तजुर्बा है, सूरत हाल पे आप नजर रखते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए सर, अगर हम बात करें कि अगर हम अक़लियतों की बात करें हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के अक़लियतों की, जब ये सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन हुआ है तो उस पार्टीशन में ये कंडीशन रखी गई थी अक़लियतें जो हिंदुस्तान में होंगी उनका तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ की हुकूमतों का है, और जो पाकिस्तान में अक़लियतें आएंगी उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और ये इखलाकियात भी है और ये दुनिया के मरवज कवानीन भी है। हिंदुस्तान में चूंकि उस पार्टीशन जो हुआ है, पहले हिंदुस्तान अपने आप को एक बड़ा सेकुलर मुल्क डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन ये सेकुलरिज्म तो शायद कुछ अरसे चला तो, लेकिन जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट, उसके बाद सेकुलरिज्म का जनाजा निकल गया है हिंदुस्तान में। सेकुलरिज्म अब ये एक ऐसी टर्म बन गई है, मजाक बन गई है, गाली बन गई है हिंदुस्तान में। जब उसको वैसे वर्षा पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ भी अक़लियतें हैं, यहाँ पे अगर कोई अक़लियतों के साथ ज्यादती होती है तो उसको पैटर्न स्टेट की नहीं होती है, इंडिविजुअल एक्ट होता है किसी बंदे का, कि अगर वो कोई खुदा ना खास्ता जुल्म करे उसको स्टेट नोटिस लेती है। हिंदुस्तान में जो अक़लियतों पे जुल्म होते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, इनको गवर्नमेंट की ऊपर पैटर्नेज होती है, ये फर्क है दो मुल्कों में। तो इसलिए हिंदुस्तान पैटर्नेज कर रहा है इस सारे सिस्टम को, वहां पे अक़लियतों पे मजालिम को एक स्टेट रन कर रही है, उसको एक आर्मी चला रही है, उसको वहां की पुलिस जो है, तो ये एक स्टेट पॉलिसी बन गई है हिंदुस्तान की। जबकि पाकिस्तान में क्योंकि कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि खिते में ये दो ममालिक जो हैं इनके दरमियान कश्मीर जो है बोन ऑफ कंटेंशन है, और इस खिते में अगर तनाव है तो इन्हीं दो ममालिक के दरमियान है। पाकिस्तान को किसी और मुल्क के साथ कोई तनाजा नहीं है, कोई सरहदी तनाजा। तनाजे की वजह कश्मीर है, और कश्मीर की जो डेमोग्राफी है ये रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के साथ। अगर आप डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कॉम्प्रोमाइज करेगी, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, हम कहते हैं हल, ये हल नहीं एक सोल्यूशन है, ये एक तरीकाकार है जिससे आप ये डिसाइड करेंगे कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। एक प्रोसीजर है, फैसला क्या होगा वो कश्मीरी करेगा। फैसला हिंदुस्तान हमें बताएं कि उनके पास और कोई रास्ता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अलावा जिससे लोगों की विल को डिटरमिन किया जाए, वो तो कोई भी नहीं है अभी तक। अब चूंकि हिंदुस्तान ये जानता है कि कश्मीरियों का जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो इसके साथ नहीं है, अब उस पॉपुलर सेंटिमेंट को खत्म करने के लिए उसने मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई है। कश्मीरियों को मारना, शहीद करना, कश्मीरियों के लिए उनकी इकोनॉमी को खत्म करना, कश्मीरियों को ह्यूमिलेट करना, उनके मजहबी अकायद पे हमला करना, उनके मसाजिद को बंद करना, उनके बच्चों को दीन से हटाना। अब और ड्रग्स, जो कश्मीर में इस वक्त ड्रग्स का तूफान है, जो वहां पे इंडियन फौजी जिसमें इन्वॉल्व है, जो ड्रग्स छोटे छोटे बच्चों को देते हैं और इस नस्ल को तबाह कर रहे हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक चेंज, लोगों को वहां पे बसाना, ये सारा जो है ये एक मुनज़्ज़म एक साजिश के तहत हो रहा है, और इस एजेंडे के तहत हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को किसी भी टाइम अगर कल दुनिया का प्रेशर बढ़ता है इसको फ्रस्ट्रेट किया जाए। अब चूंकि देखिए कश्मीरी जो है वो रेजिस्ट ही कर सकता है, उसके पास ना टैंक है, ना तोप है, ना उसके पास कोई बंदूक है कि वो 10 लाख आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। वहां पे नहते हाथ कश्मीरी अगर कोई पत्थर मारता है तो उसको भी हिंदुस्तान का कॉरपोरेट मीडिया जो है, मोदी मीडिया,
वो उसको टेररिज्म के साथ लिंक करता है। अब उन्हीं लोगों पे टेररिज्म के केसेस जब लगाए जाते हैं उन बच्चों पे, तो वो बेचारे छुप जाते हैं जिनके लिए छुपने की जगह भी नहीं है। फिर इनको आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्रिएट करते हैं, उनके खिलाफ नोटिस लगाते हैं कि अब ये जी इश्तिहारी हो गए। जब वो नहीं मिलते हैं फिर उनकी प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट करते हैं, उनके वालिदैन को उठाते हैं। तो ये एक मजालिम का जो सिलसिला है न थमने वाला सिलसिला है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं, देखिए ये आलमी ज़मीर के लिए भी एक सवालिया निशान है कि जिस दुनिया ने ये मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मैंने पास नहीं की है, न आपने की है, न पाकिस्तान ने की है, न कश्मीरियों ने, ये हिंदुस्तान के कहने पे अक़वाम मुत्तहिदा ने इन करारदादों को पास किया, हिंदुस्तान ने इसको कबूल किया। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर इसमें जनाब कहा गया मुकर्रर, दोनों तरफ से इस वक्त भी मिलिट्री ऑब्जर्वर्स है यूनाइटेड नेशंस के। मुझे बताएं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्यों नहीं मिलिट्री ऑब्जर्वर है, पाकिस्तान और श्रीलंका के क्यों नहीं मिलिट्री ऑब्जर्वर जो है ये इस चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि एक डिस्प्यूट है, एक तनाजा है। अगर ये तनाजा नहीं होता, हम हर चौथे 5 जने अक़वाम मुत्तहिदा को एक करारदाद पेश करते हैं, वो लेते हैं उसको उस पर स्टेटमेंट भी करते हैं दोनों मुल्कों को। अगर ये कहते हैं इस मसले को हल करें तो मसला तो है ना, तो किसी और मुल्क को क्यों नहीं कहते मसला कश्मीर करे। इसका मतलब ये मसला इन दो मुल्क के ममालिक के दरमियान एक मुतनाज़ा मसला है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने एंडोर्स किया और वक्तन फवक्तन अपने स्टेटमेंट में करता है। इस मसले से अब चूंकि हिंदुस्तान खौफज़दा है कि कल इंटरनेशनल प्रेशर या लोगों की रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ जाए या उन पे दबाव आ जाए कि उन्होंने जिन लोगों को हकीकत इरादे देना है उस वक्त के लिए वो आज से माहौल साजगार कर रहे हैं कि 35 एक खत्म करो, 370 एक खत्म। देखें 370 जो है, अगर हम देखेंगे ये शिमला एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था लास्ट, जिसपे उन्होंने ये लिखा था कि सिक्योरिटी पोजीशन उसको, लेकिन परवेज साहब उस मुआहिदे को भी तो सबूताज किया गया ना, उससे भी इनहराफ किया गया। जब यूनिलैटरली इसको वायलेट किया तो उन्होंने उस शिमला एग्रीमेंट की भी धज्जियां उड़ाई, जो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी इंटरनेशनल हिस्सियत है। क्योंकि आज मुल्कों के दरमियान जो भी ट्रीटीज होती है इनकी एक इखलाकी कानूनी एक जवाज होता है, इसको दुनिया के सामने इनकी एथेंसिटी होती है। कल कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ एग्रीमेंट करता है और फिर उसके बाद उसको वायलेट कर लेता है, फिर दुनिया इस पर भी खामोश रहेगी। इसलिए दुनिया के लिए जरूरी है अगर वो इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट की सैंक्टिटी को बहाल नहीं करते हैं, इसको सीरियस कंसर्न है। कल तो दुनिया में कोई एग्रीमेंट किसी मुल्क के साथ नहीं करेगा, कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, क्योंकि रिक्शा मिली है हिंदुस्तान की तरफ से कि जी हम किसी भी एग्रीमेंट को खातिर में नहीं लाते, क्योंकि उनको कश्मीरियों से कोई गर्ज नहीं, उनको कश्मीर की सरजमीन चाहिए, कश्मीर का पानी चाहिए, कश्मीर की बिजली चाहिए, कश्मीर के रिसोर्सेज है जिन पे वो नाजायज कब्जा किए हुए और वहां से लूट मचाया है उन्होंने। रोड लिंक्स वो बनाते हैं ट्रेन के, उसके लिए उसमें कश्मीरियों को फैसिलिटेट करना गरज नहीं है, उसकी गरज है कि वहां से जो खाम माल कश्मीर से निकलता है, वहां से आपने देखा कि पिछले साल रियासी में लिथियम के ज़खायर बड़े ज़खायर मादनियात के निकले, उनको मेनलैंड इंडिया में ले जाने के लिए ये रोड जो बनाते हैं ये कोई कश्मीरियों के लिए नहीं बनती है, ये वहां से नेचुरल रिसोर्सेज को उठाना है और हिंदुस्तान की मंडियों में डालना है। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत हिंदू कश्मीरियों की जमीन तंग कर रहा है, इसलिए ये बैनुल अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी बनती है और खासकर पाकिस्तान की। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया माजी में, हम उसको फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें अपनी जो इफेक्टिव डिप्लोमेसी और ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को उठाना पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी हमारे मिशंस हैं, अगर कुछ मिशंस खामोश है अपने पाकिस्तान के, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि वहां के कश्मीरियों को आप एक्सेस नहीं देते बाहर तक जाने के लिए, उनको तो रोक लेते हैं आप। इसलिए ये मिशंस की हमारी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत पाकिस्तान की जितने डिप्लोमेटिक मिशन है वो वहाँ की गवर्नमेंट्स को, वहाँ के पब्लिक को बाखबर करे ताकि एक मौसर आवाज बाहर से उठाई जाए और हिंदुस्तान को प्रेशराइज किया जाए। बहुत अच्छा और बड़ा मुदल्लिल और बड़ा जामे तफसीली जवाब दिया आपने परवेज साहब। पूछना ये चाहूँगा, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपके ख्याल में हम क्या स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं जो असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग भी हो और जिसका एक प्रॉपर जो है वो रद्द अमल भी भारत पे नज़र आए, और
लीस्ट लेवल पे कम से कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है कश्मीर में और भारत में, उसी का सद्देबाब हो सके? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि हम फलस्तीन की तहरीक को जब देखते हैं, फलस्तीन की तहरीक में हमने देखा है कि देखिए हर बंदे के पास एक्सपर्टीज नहीं होती है। ये बात एडमिटेड है, कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, इससे दो राय है ही नहीं। अब चूंकि देखिए आप एक वकील भी हायर करते हैं कोर्ट के लिए, उसका ये तरीका वर्क होता है कि केस बिल्कुल जो बंदा होता है उसका होता है, लेकिन वकील जो होता है वो उसको प्रॉपर अल्फाज, उसकी लैंग्वेज ठीक करके उसको पेश करता है, मुकदमा होता है बंदे का। इसी तरह हमने पाकिस्तान ने इंटरनेशनली हायर करनी पड़ेंगी कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस कॉन्फ्लिक्ट से एक्सपर्टीज रखते हैं, ताकि वो कंसल्टेशन फर्म्स जो है जिसमें फलस्तीन ने जिस तरह की है, ताकि वो दुनिया के सामने हमारा जो मकसद नजर है, हमारी जो ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव में उसको दुनिया के सामने पेश करे और हमें गाइड करे कि हमने इसको कैसे आगे। दूसरा है लॉफेयर। देखिए एक होता है, हमने किया लॉफेयर को एक्टिवेट करवाना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है कि इंटरनेशनली हम हिंदुस्तान को कैसे, उनके क्या फॉल्ट लाइन्स है उन पे हम काम करें कि अगर ये मजालिम है हमें कन्फाइन अपने आप को सिर्फ कश्मीर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने नहीं रखा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के छोटे से मसले को इतना तूफान बनाकर पेश कर रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में तबाही है। वो ऐसे तासुर देते हैं कि यहाँ माइनॉरिटीज खत्म हो गई है, जबकि हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है हमदस्वा। वो हमारे बुराइयों को, हमारी अच्छाइयों को बुराई बनाकर पेश ऐसे करता है, जो प्रेजेंटेशन है उसकी वो शायद बेहतर है, हमें उसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, हमारा जो डायस्पोरा बाहर है, जो हमारा, क्योंकि हमारे बाहर दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी सियासी जमातों के बैनर लेकर वहां खड़े हैं। हमने उनको समझाना पड़ेगा, ये जो सियासी कोई मुस्लिम लीग है, पीटीआई है, आप ये बैनर जो है इसको एक साइड पर रख कर जब कश्मीर पे बात करें तो ये एक आपका कौमी मसला है, इसमें कोई सियासत नहीं होनी है। कश्मीर आपकी डिफेंस लाइन है, खुदा ना खास्ता कश्मीर का नुकसान होता है तो पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। इसलिए बाहर जितने भी हमारे बैठे इनको एज अ पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को अब पार्टी लाइन सोच के उनको मुतहद करना पड़ेगा, ताकि वो एक मौसर आवाज के तौर पर, क्योंकि देखें हमारे जितने भी बाहर दुनिया में लोग हैं उनका एक वोट बैंक है, वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वहां के MEPs पर इन्फ्लुएंस कर सकते, वो तभी होगा जब उनमें ये बात समझाई जाए कि ये एक कौमी इशू है, ये कोई सियासी लोकल पॉलिटिक्स का कोई इशू नहीं है, हमने वहां पे किसी को जिस नहीं करना। तीसरी बात जी, जब हम P5 P6 की बात करते हैं, हमारा मेजर फोकस जो होता है 4-5 ममालिक पर है इस वक्त, जो परमानेंट मेंबर्स है दुनिया में, और ममालिक भी है। हमने सिर्फ P5 ही पूरी दुनिया, जब वोट की बात आती है तो उस वक्त वहां पे बोस्निया हर्जेगोविना का भी वोट है, वहां सीरिया का भी वोट है। हमें इन डिफरेंट साथ P5 के अलावा उन ममालिक को भी अप्रोच करना पड़ेगा जो शायद छोटे हैं और जो हमारी नजरों से अभी तक ओझल है। अगर हमारे लिए यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में P5 के अलावा 20 मेंबर आवाज उठाते, वो तो एज ए मेंबर है ना, उनकी बात में तो कोई वजन है। इसको फोकस करना चाहिए इन छोटे छोटे एरियाज को, ताकि हम, अगर P5 से हमारा भी सपोर्ट नहीं मिला तो हम बाकी छोटे ममालिक को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो हमारी बात करें। जी राइट। परवेज साहब, वन मोर क्वेश्चन इसी सारी सूरत हाल के तनाजुर में, द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अक़वाम मुत्तहिदा अब जो है वो सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो अपने उस हकीकी जो है वो मनसब से कह लें या अपने उस मोटिव से जो है वो डिट्रैक हो चुका है कि जिसकी बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा मार्ज़ वजूद में लाई गई थी, उसका क़याम अमल में लाया गया था। कश्मीर का मामला आप देख रहे हैं कि एक दहाइयों से उसी टेबल पर है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के सेहत के मकबूजा फ़लस्तीन के हवाले से, तो भी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। तो हम किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि एटलीस्ट अपनी साख पे कॉम्प्रोमाइज़ न करे?
ہاں جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس فورم ہی ہے، یہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بڑا فورم یا تو او آئی سی کا فورم ہے یا ہمارے پاس اقوام متحدہ ایز اے مسلمان ہمارے پاس او آئی سی کا فورم ہے، اور اس میں بھی ہمیں بدقسمتی سے دیکھا ہے کہ کلیکٹیولی وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی بات بھی کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، لیکن جب وہ انڈیویجولی اپنے معاملات ہندوستان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو ایوارڈ بھی اس کو دیتے ہیں۔ جب کلیکٹیولی بیٹھتے ہیں وہ کشمیر پہ قرارداد بھی پاس کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن انڈیویجولی ان کا کردار جو ہے نہایت ہی مایوس کن ہے، ورنہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ چند ممالک نریندر مودی جیسے بندے کو ایوارڈ دے دیں گے جس نے مسلمانوں کا قتل عام گجرات میں کیا ہے، جو آج بھی مسلمانوں کا قاتل بنا ہوا ہے۔ تو ان ممالک کے لیے یہ لمحہ فکر یہ ہے کہ وہ اپنی اکانومک ریلیشنز کے لیے جب امہ کی بات کرتے ہیں تو امہ میں تو سارے مسلمان آتے ہیں نا، اس میں کوئی نسل کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی علاقے کی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو اس فورم کو ایز اے امہ بات کرنے پڑے گا، جو ان کی چارٹر کی بھی جو انہوں نے ان کا جو اپنا او آئی سی کا جو چارٹر ہے اس میں لکھا ہے کہ اٹ ول بی ریپرزینٹنگ امہ ناٹ اے پرسن، مسلمز کی خاص گروپ کی بات نہیں۔ اقوام متحدہ کی جہاں تک بات کرتے ہیں سر، دیکھیں اقوام متحدہ میں ایک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ون ہو کنٹرولز دا پرس کنٹرولز دا آرگنائزیشن۔ اقوام متحدہ کے جو بڑے ڈونرز ہیں اس وقت وہ وہی ممالک ہے جو پرمنٹ 5 میں ہے، اس میں ہندوستان بھی ایک ڈونر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی پالیسیز بھی اکانومیز کے اندر ہی گھومتی ہے۔ ہمیں یہ اقوام متحدہ کو باور کروانا پڑے گا ایز اے پاکستان ایز اے اسٹیٹ، جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے ہندوستان ان کو باور کروانا پڑے گا کہ کشمیر جو ہے یہ 3 نیوکلیئر طاقتوں میں ہے، چائنا، پاکستان، انڈیا، 3 طاقتوں میں، ہم 2 کی بات نہیں بلکہ 3 نیوکلیئر پاورز میں ہیں۔ ان کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بون آف کنٹینشن ہے، اگر کبھی یہ ٹریگر کر گیا تو اس خطے میں تباہی آ جائے گی، نہ یہ اکانومیز کام کرے گی نہ یہ بندوقیں کام کرے گی۔ اس کو ریئلائز کروانے کے لیے نہ ہمیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی چھوٹے موٹے ممالک ہیں جن پہ ہمارا انفلوئنس ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو اٹھانا پڑے گا، اور تاکہ دنیا کو ہم سینسٹائز کر سکے، یونائٹڈ نیشن کو ہم سینسٹائز کر سکے معاملے کی سنگینی کو، کیونکہ یہ تو ہمیں دیکھیں یہ ایک اسٹیبلش ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن بھی مانتا ہے جی، اور باقی کہ مسئلہ کشمیر ایک بتنا جائے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، یہ تسلیم ہے کہ یہ ڈسپیوٹ، لیکن اب اس کی سنگینی کا احساس جو ہے یہ ان کو کروانا پڑے گا۔ لیکن جب ہائی کمشنر پر ہیومن رائٹس کہتا ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر، بے شک وہ اپنی لینگویج سافٹ کرتا ہے، وہ انڈین ایڈمنسٹریڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ نہیں بلکہ اس کو یہ ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے، ان کا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماچل پردیش کو کبھی ایڈمنسٹریڈ ہماچل پردیش نہیں لکھتا ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی سافٹ لینگویج میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ڈسپیوٹ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا جو ان کا جو میپ ہے اس میں یہ واضح ہے کہ یہ ڈسپیوٹ کو تو دنیا ساری مانتی ہے، یو این بھی مانتا ہے، ایون ہندوستان بھی باطل ناخواستہ مانتا ہے، بے شک وہ یہ کہتا ہے میں اس کشمیر کا حل کرنا ہے، اس کشمیر کا نہیں، کشمیر تو ایک ہی ہے، ادھر کا حال ہے ادھر کشمیر، ڈسپیوٹ تو مان رہا ہے نا۔ جب وہ جناب یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو حملے بھی کرواتا ہے، اس کی ناپسندگی ادھر کرتا ہے، اس کا مطلب وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہے۔ تو بات یہ سر کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو سینسٹائز کرنا پڑے گا حالات اور واقعات کے علاوہ جغرافیائی جو صورتحال ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا چائنا پاکستان بھی کانفلکٹ میں جا رہا ہے، پچھلی دفعہ انہوں نے کانفلکٹ کیا گولان یا گولان ہائٹس پہ، وہاں پہ بھی آمنے سامنے پہنچ آ گئے، یہاں پہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کیے، اور ہم نے دیکھے کہ انہوں نے نام نہاد بالا کوٹ والا ایک ایشو کیا، پھر پاکستان نے جو اس کا جواب دے کر ان کا وہ ابھینندن اور وہ جو ان کا جہاز پکڑا، تو اگر اس دفعہ بھی امن کو ہم نے برقرار رکھنے کے لیے پاکستان نے مظاہرہ نہ کیا ہوتا دانش مندی کا، تو یہ جنگ تو اسی دن چھڑنی تھی۔ تو اس سے یہ سچویشن کسی نہ کسی دفعہ اس دفعہ اس سے پہلے ہندوستان نے انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا، ہم نے دیکھا فوجیں آئی بال ٹو آئی بال بارڈر پہ چڑھ گئی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو پھر مداخلت کرنی پڑی اور فوجوں کو
तो ये सिचुएशन वोलेटाइल है, ये कल भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, आइंदा इलेक्शन जो मोदी के हैं 2024 में, मुझे पूरा ये इस बात का सीरियस अप्रेंशन है, हिंदुस्तान कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और दोनों फौजें फिर आमने सामने आ जाएंगी और बहुत देर हो जाएगी। जरूरी नहीं हर दफा पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात सुनेगा, अपनी फौजें वापस लाएगा, जरूरी नहीं कभी चाइना के दुनिया की हर दफा बात सुनेगा। तो ये सिचुएशन ट्रिगर किसी भी जगह टाइम हो सके, इसलिए ये इनकी दुनिया की जिम्मेदारी है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अमन की बात करता है तो वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, उसमें पूरी दुनिया आती है। फिर उसको अगर अक़वाम मुत्तहिदा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, ये स्टेट्स जो हैं, इनको अगर आप इनको अपना हिस्सा नहीं समझते तो अलग बात है, वोट भी इनका है, मेंबर भी वो इसके हैं, प्रेसिडेंट भी इनके, तो फिर इस खिते को इग्नोर करना जो है ये इंतहाई गैर दानिशमंदी और इंतहाई ज्यादती है इस रीजन, पूरे रीजन के साथ। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और इस खिते में अमन कायम करने के लिए और खासकर इस खिते का महफूज बनाने के लिए मसला कश्मीर को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मसला कश्मीर ही तमाम तनाज़ात की जड़ है। बिल्कुल सर। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी, बहुत जामे और बड़ी मुदल्लिल और हक़ाइक़ पर मबनी आपने गुफ्तगू की और पूरा मैंने वक्त दिया, और मैं और मेरे जो सामीन हैं और मकबूजा कश्मीर की जो स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन आपकी गुफ्तगू से बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं।